नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। लेक्चर नंबर 3 संदेश मैगजीन की सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि पिछले 2 लेक्चर देख के आप इस लेक्चर तक आए हों। इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट आपको चैंपियन स्क्वायर के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रयास करूंगा इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट लगा दूं ताकि आप एक बार में प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और पूरी सीरीज आपको नजर आ जाए। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की जाने वाली मंथली मैगजीन, जिसको हम संदेश मैगजीन कहते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में 8 से 10 प्रश्न ऊट पटांग कैटेगरी के जो आते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश लेवल के हों या नेशनल राष्ट्रीय स्तर के हों, आप हर ऊटपटांग प्रश्न को, खासतौर पे एमपी जीएस वाला जो ऊटपटांग प्रश्न होता है, आप उसे इस मैगजीन की सहायता से कर सकते हैं। बहुत से लोग इस मैगजीन को मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स मैगजीन के नाम से भी पुकारते हैं, परंतु ये सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, परंतु मध्य प्रदेश से संबंधित हर एमपी का फैक्ट ये मैगजीन आपको देती है। प्रीलिम्स 2026 में अगर आपको डिफिकल्ट कैटेगरी के अपने 10 क्वेश्चन को सही करना है तो आपको पिछले 12 महीने की संदेश मैगजीन कवर होना जरूरी है। पर चूंकि इसका साइज बहुत ज्यादा होता है, 12 महीने की मैगजीन में लगभग 1200 पेज होते हैं, तो इसीलिए आपके उस काम को हम कर रहे हैं सरल। और इस सीरीज में मैं पिछले 12 महीने की आपको संदेश मैगजीन पूरी पढ़ा रहा हूं। अगर आप इतना भी पढ़ के चले जाते हैं तो आप मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है या मध्य प्रदेश के संबंध में जो ऊट पटांग प्रश्न, आड़े टेढ़े प्रश्न आते हैं, उनको आप सॉल्व कर लेंगे। जिन प्रश्नों को देखकर आपको ये लगता है कि भैया पूरे मैं एमपी के नोट्स पढ़ के आया हूं, सब कुछ पढ़ के आया हूं, फिर भी ये प्रश्न मुझसे क्यों नहीं बन रहे, तो हर वो प्रश्न इस सीरीज से आपका बन जाएगा। पिछले साल इस सीरीज पर 9 से 10 प्रश्न, लगभग 9 प्रश्न फंसे थे, डिफिकल्ट वाले, आसान वाले नहीं, डिफिकल्ट वाले। इस साल ये सीरीज को पढ़ाने का मौका मुझे चैंपियन स्क्वायर के प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी एस्पिरेंट्स इस सीरीज के साथ जुड़ें, इसको देखें, अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भविष्य के लिए, अपने प्रीलिम्स 2026 एग्जाम के लिए तगड़ी तैयारी करिए। इस सीरीज का पूरा फायदा लेने के लिए आपके पास 50 रुपए का एक कॉपी या रजिस्टर होना जरूरी है, जिसमें आप जितने भी 25 लेक्चर में पढ़ाऊंगा वो सारे लेक्चर्स का नोट्स आपको बना लेना है, जिसे मात्र 1 दिन के समय में आप रिवाइज कर पाएंगे और 10 डिफिकल्ट कैटेगरी के प्रश्न प्रीलिम्स 2026 में आप सही कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, करते हैं हम लोग शुरू। पिछले लेक्चर में यहां पर हम लोगों ने एंड किया था, है ना, और आज यहां से हमको शुरू करना है। और आपको दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं है कि सर अभी कौन से महीने का पढ़ा रहे हो। आपको 12 महीने का पढ़ना है, पूरा 12 महीने का आपको पढ़ा दिया जाएगा। इस मैगजीन में आप खुद ये जज नहीं कर पाओगे कि कौन से महीने की वो चल रही है, इसलिए चुपचाप 25 लेक्चर में, 30 लेक्चर में जितनी आपको मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा, पूरा 12 महीना निचोड़ के आपको दे दूंगा। आप उसको रट के चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। तो गुटलियां मत गिनिए, केवल आम खाइए आप, ठीक है। चलिए देखें दोस्तों, यहां पहला ही जो प्रश्न बनेगा, पहला ही जो फैक्ट बनेगा, बहुत ही तगड़ा फैक्ट है। मध्य प्रदेश की पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्य प्रदेश की कौन सी कंपनी? मध्य प्रदेश की पावर जनरेटिंग कंपनी, ये कंपनी का नाम हो गया। अब मध्य प्रदेश की जो पावर जनरेटिंग कंपनी है, इनके अलग अलग जो ताप विद्युत केंद्र हैं, थर्मल पावर प्लांट, ये मध्य प्रदेश में अलग अलग लोकेशन पे बने हुए हैं। तो इस कंपनी का एक थर्मल पावर प्लांट है जो कहां बना हुआ है? अमरकंटक। तो यहां पर लिखा हुआ है अमरकंटक ताप विद्युत गृह, और अमरकंटक में भी वहां पर एक जगह है जिसका नाम है चचई, और ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इसका पूरा नाम अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक ये इसका नाम है, ये जगह के हिसाब से नहीं है, नाम रख दिया इसका अमरकंटक। जगह तो खैर है ही, जिस जगह पर होता है उसी का नाम पड़ता है, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट। और ये एग्जैक्ट किस लोकेशन पे बना हुआ है? चचई। कहां बना हुआ है? चचई। और जिला कौन सा है?
अनूपपुर जिला। इतना क्लियर हो गई पहली बात तो। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने अक्टूबर 2024 से लगातार काम करते हुए 306 दिनों का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यानी कि विद्युत उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने अपने खुद के ही रिकॉर्ड को तोड़ा है जो इन्होंने 305 दिन का पिछले वर्ष बनाया था। यानी कि दोस्तों 306 दिन तक इस थर्मल पावर प्लांट ने लगातार कोयले से बिजली बनाने का रिकॉर्ड बनाया। 306 दिन तक लगातार, क्योंकि बिजली उत्पादन की आवश्यकता कम पड़ती है क्या? आप किसी भी सेकंड ये चाहते हो कि बिजली ना हो, आप हर टाइम बिजली यूज करना चाहते हो, तो बिजली जितना लगातार बनेगी उतना बेहतर है। तो 306 दिन का रिकॉर्ड, और पुराना रिकॉर्ड कितना था इनका? 305 दिन का। ठीक है, तो ये जो 305 दिन का रिकॉर्ड है ये ओल्ड रिकॉर्ड था, तो हमने इस पे यहां पे लिख दिया ओल्ड रिकॉर्ड, ये पुराना रिकॉर्ड था। और ये जो 306 दिन वाला है, 306 दिन वाला जो है ये है दोस्तों नया रिकॉर्ड। ये कौन सा रिकॉर्ड है? ये नया रिकॉर्ड है। ठीक है, ये नया रिकॉर्ड बना है, इसको आपको समझ के रखना है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक बात और है कि हर थर्मल पावर प्लांट में काफी सारी इकाइयां होती हैं, यूनिट्स, जिसकी नंबरिंग कर दी जाती है कि भैया ये पूरा थर्मल पावर प्लांट है तो ये इसकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। जैसे प्रीलिम्स में 10 यूनिट होती है ना, ऐसी हर थर्मल पावर प्लांट में उसका जो टोटल साइज होता है उसकी इकाइयां होती हैं। तो यहां पर कौन से नंबर की इकाई ने ये रिकॉर्ड बनाया है? तो अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट की इकाई नंबर 5 ने ये रिकॉर्ड बनाया है। और हर इकाई की अपनी एक क्षमता होती है, तो ये जो अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट की इकाई नंबर 5 है, इसकी बिजली बनाने की क्षमता कितनी है? 210 मेगावाट की इसकी क्षमता है। तो इस इकाई ने लगातार 306 दिन तक काम करने का रिकॉर्ड बनाया है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आप कहोगे सर 306 दिन कौन सी बहुत बड़ी बात है, जब से हमारी मम्मी की शादी हुई है उनको फ्रिज मिला था, वो फ्रिज आज तक चल रहा है लगातार। फ्रिज तो फ्रिज है भाई, ये थर्मल पावर प्लांट है, ये अलग चीज होती है। यहां पर 306 दिन ही बहुत होते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़े। तो फैक्ट कौन कौन से देख लिए? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट कहां है? चचई। जिला कौन सा है? अनूपपुर जिला। कौन सी नंबर की इकाई? यूनिट नंबर 5। कितनी क्षमता थी इस इकाई की? 210 मेगावाट। पुराना रिकॉर्ड कितने दिन लगातार काम करने का था? 305। और नया रिकॉर्ड कितने दिन लगातार काम करने का है? 306। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। मैंने जूम कर रखा है बढ़िया तरीके से। ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला जो फैक्ट है, हो सकता है आपको उतना इंपॉर्टेंट ना लगे, तो मैं आपसे कहता ही हूं कि अगर मैं 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ा रहा हूं तो उसमें से 2-3 नॉन इंपॉर्टेंट भी होंगे, परंतु कुछ नहीं कह सकते, वो एमपीपीएससी है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर भोपाल की एक गुड़िया है जिनका नाम क्या है? अन्वेषा ठाकुर। ये जो है 7वीं कक्षा की गुड़िया हैं। हाँ बिल्कुल, ये 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं और इनका जो संबंध है वो पेंटिंग से है। मैं समझता हूं कहां लिखा है, हाँ पेंटिंग से है। बस इतना पढ़ लेना है आपको, बस इतना पढ़ लेना है, पेंटिंग से है, पेंटिंग से है, बस खत्म। इंदौर में अभी एक आयोजन हुआ था, ये आप देख सकते हैं, एमएसबी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक पेंटिंग का आयोजन हुआ था, तो उसमें ये जीती थी। और अभी नेशनल लेवल पर भी होने वाला है, क्या पता उसमें भी जो है ये जीत जाएं। अक्टूबर का जो महीना अहमदाबाद में होना है, नेशनल लेवल का कंपटीशन। ठीक है, तो यहां से ये बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं जो मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अन्वेषा ठाकुर। कहां की है? भोपाल की। और किससे इनका संबंध है? पेंटिंग से जो है इनका संबंध है। दोस्तों माफी चाहूंगा, कॉल आ गया टप टपाटप। इनका संबंध किससे है? पेंटिंग से है। और इन्होंने इंदौर में आयोजित जो प्रतियोगिता थी उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इंदौर में आयोजित प्रतियोगिता पर तो वो प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन अन्वेषा ठाकुर भोपाल और 7वीं क्लास की ये विद्यार्थी हैं और इन्होंने पेंटिंग में फर्स्ट प्राइज जो है हासिल किया है। ठीक है, तो अन्वेषा ठाकुर और पेंटिंग और भोपाल, ये कुछ शब्द आपको याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश की पावर जनरेटिंग कंपनी आ चुकी है वापस, और मध्य प्रदेश की पावर जनरेटिंग कंपनी ने अब की बार, अभी हमने पढ़ा था ये अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट चचई अनूपपुर जिला, अब हम क्या पढ़ेंगे? सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट। इसने भी कुछ रिकॉर्ड बना दिया है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, पूरा नाम जानना जरूरी है। पहले तो पूरा नाम क्या है? सतपुड़ा
सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट यानी कि ताप विद्युत केंद्र कहां पर है ये? सारणी। कहां पर है ये? सारणी। और सारणी का तात्पर्य दोस्तों यहां पर किस जिले से है? सारणी का तात्पर्य यहां पर है बैतूल जिले से। कैसे है? बैतूल जिले से, यानी कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। तो अभी आपने पढ़ा था अमरकंटक वाला, वो अनूपपुर जिले से था, और यहां पर जो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट सारणी वाला है, वो चचई वाला था अमरकंटक, ये सारणी वाला है, वो अनूपपुर जिला था, ये बैतूल जिला है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि हर थर्मल पावर प्लांट में दोस्तों अपनी कुछ इकाइयां डिवाइडेड होती हैं, यूनिट्स। तो यहां पर कौन सी नंबर की इकाई ने कमाल करके दिखाया है? इकाई नंबर 10, जिसकी कुल क्षमता कितनी है? 250 मेगावाट की क्षमता है। इसने लगातार कितने दिन तक काम करने का, बिजली बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? 150 दिन का रिकॉर्ड बनाया है। 150 दिन का रिकॉर्ड बनाया है। तो भैया यहां पर आज एक ही पेज पर हमने दो रिकॉर्ड पढ़े। एक पढ़ा हमने कौन सा वाला? अमरकंटक वाला। एक पढ़ा हमने अमरकंटक वाला, और दूसरा पढ़ा दोस्तों हमने कौन सा वाला? सतपुड़ा वाला। अमरकंटक वाले ने 306 दिन का रिकॉर्ड बनाया है अमरकंटक वाले ने, और सतपुड़ा वाले ने 150 दिन का रिकॉर्ड बनाया है। दोनों ने ही मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट पर नजर डालते हैं। जूम कर रखा है मैंने फुल, ताकि आपको समझ में आए। यहां से लपक कर हमको क्या चीज याद कर लेनी है दोस्तों? हम सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड से संबंधित, यानी कि जमीनी रिकॉर्ड से संबंधित एक सॉफ्टवेयर चलता है, जिसको कहते हैं हम लोग संपदा सॉफ्टवेयर। तो यहां पर संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का जिक्र किया गया है। अगर संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर जमीन कार्रवाई से संबंधित नहीं है तो मुझे कमेंट में जो है जरूर बताइएगा। ये मेरा आपसे प्रश्न है, और प्रश्न का जवाब देते हैं तो कैसे आप लिखते हैं? आंसर करके आपको कमेंट में लिखना है कि संपदा 2.0 का संबंध, संपदा 2.0 का संबंध किससे है? संपदा 2.0 का संबंध किससे है? ठीक है, आपको जवाब देना है। तो संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को जिसको शुरू कब किया गया था? 10 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर कब चालू किया गया? 10 अक्टूबर 2024 को, है ना। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर 10 अक्टूबर 2024 को राज्य स्तर पर शुरू किए गए। हाँ बिल्कुल सही है, ये इसी की डेट है, 10 अक्टूबर 2024। इस संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को दोस्तों वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है। बताइए कितना इंपॉर्टेंट, और उसमें भी गोल्ड कैटेगरी में। बाप रे बाप, यानी कि संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को वर्ष 2025 का कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, और वो भी कौन सी कैटेगरी? गोल्ड कैटेगरी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस नजरिए से, क्योंकि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिल रहा है। तो हम यहां पर लिख देते हैं नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड। और नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड भी कौन सी कैटेगरी वाला मिला है? तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड भी गोल्ड कैटेगरी वाला मिला है। ये बात हमको यहां पर समझ लेनी है। ठीक है भैया, चल आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं यहां पर, और अगले पेज पर हमारे पास क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसको हम देख लेते हैं। बहुत तगड़े तगड़े फैक्ट्स हैं दोस्तों इस पेज पर। तो हमारे पास देखिए, मध्य प्रदेश का जो लेबर डिपार्टमेंट है, श्रम विभाग, तो हमने यहां पर लिख दिया लेबर डिपार्टमेंट श्रम विभाग। अब ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है? ई ऑफिस परियोजना को लागू कर दिया गया है इस विभाग में, यानी कि मध्य प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट अब 100% डिजिटल हो गया है, और ई ऑफिस परियोजना को पूर्ण रूप से यहां पर
मध्य प्रदेश के श्रम विभाग लेबर डिपार्टमेंट में लागू कर दिया गया। तो छोटा सा फैक्ट था। अब दोस्तों यहां पर आ रहा है तगड़ा फैक्ट, धार जिला निर्यात में प्रथम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को लगेगा कि भैया इंदौर के आसपास फैक्ट्रीज वगैरह ज्यादा हैं तो ये ज्यादा एक्सपोर्ट करते होंगे, तो ऐसा नहीं है। धार जिले से 17,830 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ पिछले वर्ष, जबकि इंदौर से 13,500 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। तो यानी कि धार जिला बहुत आगे है एक्सपोर्ट के मामले में, तो इसको अलग से लिखना भी जरूरी है। रैंक वन डिस्ट्रिक्ट, रैंक वन डिस्ट्रिक्ट, रैंक वन डिस्ट्रिक्ट इन हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, इन हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, इन हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स। इतना क्लियर हुआ? अर्थात सर्वाधिक, सर्वाधिक निर्यात। तो सर्वाधिक निर्यात, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स में रैंक वन जिला कौन सा रहा है? धार। और इसीलिए हम इसको ताज पहना देते हैं, है ना, धार जिला रैंक वन। ठीक है भैया, इंदौर सेकंड पर, इंदौर पीछे छूट गया इससे। और अब तो धार में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन भी हो गया है, तो कपड़ा इंडस्ट्री से और ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। अब दोस्तों यहां पर क्या है, मध्य प्रदेश से रिकॉर्ड निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट्स में भी, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में भी मध्य प्रदेश ने अच्छा काम किया है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, 2024-25 में मध्य प्रदेश ने जितना भी एक्सपोर्ट किया उसकी वजह से मध्य प्रदेश की रैंकिंग सुधर गई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने कितना एक्सपोर्ट किया यह जानना जरूरी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में कितना परसेंट एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट एक्सपोर्ट ज्यादा किया है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमको ध्यान पूर्वक देखना है। 6% ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, 6% ज्यादा, 6% ज्यादा एक्सपोर्ट, 6% ज्यादा एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात हुआ है। 6% ज्यादा एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात हुआ है, यह आपको याद रखना है पिछले वर्ष की तुलना में। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, यह मतलब 2024-25 का आंकड़ा है, 2024-25 का आंकड़ा है, 2024-25 का डेटा है, क्योंकि 25 तो अभी चल ही रहा है ना, 25 में अभी कैसे डिसाइड कर लेंगे हम। और जिसकी वजह से नेशनल लेवल पर एमपी की रैंकिंग में सुधार आ गया है दोस्तों। नेशनल लेवल पर पहले पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश की रैंकिंग टोटल एक्सपोर्ट्स में होती थी 15, अब मध्य प्रदेश की रैंकिंग टोटल एक्सपोर्ट्स में हो गई है 11। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, एमपी रैंक 11 इन इंडिया, एमपी रैंक 11 इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट्स, यानी कि कुल निर्यात में मध्य प्रदेश की रैंकिंग कितनी हो गई है भारत में? 11 हो गई है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले पेज की ओर और देखते हैं अगले पेज पे हमारे लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। अगले पेज पर भी काम की चीजें हैं दोस्तों हमारे लिए काफी ज्यादा, उसको देख लेते हैं। आप ये पूंजीगत व्यय जानते हो? पहली बात तो ये बताओ, पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है भैया? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है ऐसा खर्च, ऐसा खर्च जो कीमत में ज्यादा होता है, जो कीमत में ज्यादा होता है, ऐसा खर्च जो कीमत में ज्यादा होता है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं बड़ा खर्च, बड़ा खर्च। लेकिन भविष्य में
फायदा देता है, लेकिन भविष्य में फायदा और रोजगार देता है, और रोजगार देता है। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे कि आप जाके एक नया मोबाइल फोन लिया है तो ये हो गया राजस्व खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने एक सोने का बिस्किट खरीद लिया, ये बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, पूंजीगत खर्चा। तो ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। तो जो भी स्टेट या जो भी राज्य कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करता है, तो इससे ये समझ में आता है कि भैया राज्य बड़ा सीरियस है और काम की चीजों पे खर्च करना चाहता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में, पूंजीगत व्यय की कैटेगरी में, और ये कौन सा डेटा है, चालू वित्तीय वर्ष। चालू वित्तीय वर्ष का मतलब क्या हो गया, चालू वित्तीय वर्ष का मतलब हो गया करेंट फाइनेंशियल ईयर। चालू वित्तीय वर्ष का मतलब हो गया करेंट फाइनेंशियल ईयर, करेंट फाइनेंशियल ईयर। और करेंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 2025-26 चल रहा है। इसकी प्रथम तिमाही, प्रथम तिमाही का मतलब होता है फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। और फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या होता है, प्रथम तिमाही का मतलब कि अप्रैल, मई और जून। तो ये इसका आंकड़ा बताया गया है, ठीक है, अप्रैल मई जून का आंकड़ा बताया गया है। और इसमें भी कौन से खर्चे पर फोकस किया गया है, इस खबर में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस किया गया है, यानी कि पूंजीगत व्यय पर फोकस किया गया है। हिंदी वाले ये ना समझे कि सर अंग्रेजी में ही क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हिंदी में तो सब लिखा ही हुआ है, अंग्रेजी वाले को भी सहूलियत हो जाएगी, है कि नहीं भैया। अच्छा, आप देखो, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में रैंक 1 पर कौन है, गुजरात। गुजरात रैंक 1 पर है, गुजरात रैंक 1 पर है, क्योंकि गुजरात ने कितना प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय किया है, 65%। फिर रैंक 2 पर कौन है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पर हमने डाल दिया रैंक 2, इन्होंने कितना प्रतिशत पूंजीगत व्यय किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 42। रैंक 3 पर कौन है, तो भैया रैंक 3 पर है मध्य प्रदेश, क्योंकि रैंक 3 पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने कितना प्रतिशत पूंजीगत व्यय किया है, तो 41% किया है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक मध्य प्रदेश की बेटी मुस्कान रघुवंशी, इनका जो है नाम जिक्र हुआ है, मुस्कान रघुवंशी, मुस्कान रघुवंशी। और मुस्कान रघुवंशी किस जिले से ताल्लुकात रखती हैं, तो मुस्कान रघुवंशी ताल्लुकात रखती हैं अशोकनगर जिले से। और इन्होंने मध्य प्रदेश के नाम में 4 चांद लगाए। क्यों, क्योंकि इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर भारत का तिरंगा फहराया है। कहां पर, माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस पर इन्होंने चढ़ाई करी और भारत का तिरंगा इन्होंने फहराया। तो मुस्कान रघुवंशी इनका नाम आप याद रखिएगा। चलें दोस्तों, अगले पड़ाव पर चलें, आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे हमको क्या फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। यहां पर हमको स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ फैक्ट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। क्या फैक्ट देखने को मिल रहे हैं, यहां पर कौन से खेल का नाम लिया गया है, कीनो सलालम खेल का नाम जो है यहां पर लिया गया है, कीनो सलालम खेल का यहां पर जो है जिक्र किया गया है। तो पहले तो मैंने वही लिख दिया। तो ये कहां पर हुआ था, चीन के जियासी गुइझोउ में। तो ये जगह नहीं, बस चीन याद रखो आप, चीन में हुआ। कौन सी चैंपियनशिप हुई, कीनो सलालम चैंपियनशिप हुई। इसमें मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। ये हो गई यहां पर सबसे तगड़ी खबर कि कौन सा खेल है, कीनो सलालम। 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा कौन सा खेल है, कीनो सलालम, कीनो सलालम। इसकी चैंपियनशिप कहां हुई, चाइना। और चाइना में कीनो सलालम चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता।
कौन सा पदक जीता दोस्तों? रजत पदक जीता। रजत पदक जीता। रजत पदक जीता। ठीक है। नाम क्या है इन खिलाड़ियों के? महिला टीम इवेंट में शिखा चौहान, बहुत बढ़िया, पल्लवी जगताप और रीना सेन, इन तीनों के नाम जरूर लिख लीजिएगा। शिखा चौहान, पल्लवी जगताप और रीना सेन, इन तीनों का संबंध किससे है? इन तीनों का संबंध है कीनो सलालम खेल से। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बनेगा क्रिटिकल मिनरल हब। क्या बनेगा मध्य प्रदेश? क्रिटिकल मिनरल्स हब बनेगा। क्रिटिकल मिनरल हब बनेगा क्यों? क्योंकि सिंगरौली जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार यानी कि रिजर्व पाया गया है। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि रेयर अर्थ एलिमेंट होते क्या हैं, यह समझना जरूरी है। रेयर अर्थ एलिमेंट यानी कि REE, तो इस पर हमने यहां पर लिख दिया रेयर अर्थ एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, आवर्त सारणी जिसे आप कहते हो, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा। इसमें ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वो स्टोरेज का कुछ एक नोटिफिकेशन मुझे आया था कंप्यूटर में कि स्टोरेज नहीं हो पा रही है, तो आई थिंक अब काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। हाँ, रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट के अंतर, पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो आप, आवर्त सारणी जिसे कहते हैं, तो रेयर अर्थ एलिमेंट के अंदर 17 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 17 तत्व, 17 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 17 तत्व होते हैं। कौन सी कैटेगरी में? रेयर अर्थ एलिमेंट की कैटेगरी में। टोटल कितने तत्व होते हैं? 17 तत्व जो है होते हैं, ठीक है। तो सिंगरौली जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार मिल गया है, तो इससे भैया क्या साबित हो गया? इससे यह साबित हो गया कि भविष्य में जो मध्य प्रदेश है वो क्या बनेगा? क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि जो बड़े दुर्लभ खनिज होते हैं उनका हब बन जाएगा। तो भाई पैसा कमाएंगे हम लोग, बढ़िया, ठीक है। चल, मध्य प्रदेश का जो आयुष विभाग है, मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग है? मध्य प्रदेश का आयुष विभाग। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मध्य प्रदेश का आयुष विभाग। इसको कौन सा अवार्ड मिला है? इसको स्कॉच अवार्ड मिला है 2025 का। कौन सा अवार्ड मिला है? स्कॉच अवार्ड मिला है 2025 का। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट हमको दिख रहा है और रट लेना चाहिए हमको बढ़िया तरीके से। लेकिन ये जो सम्मान मिला है आयुष विभाग को, यह सम्मान आयुष ई मॉनिटरिंग सिस्टम परियोजना के लिए मिला है। तो हमने क्या पे लिख दिया? इस काम की वजह से आयुष विभाग को मध्य प्रदेश के, इस काम की वजह से मध्य प्रदेश के आयुष विभाग को ये अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश के आयुष विभाग को ये अवार्ड मिला है। इतनी बात क्लियर हो गई। कौन सा अवार्ड मिला है? बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है, स्कॉच अवार्ड 2025। जैसे कि संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मान मिला 2025 का, वैसे ही स्कॉच पुरस्कार मिला मध्य प्रदेश के आयुष विभाग को। आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास यहां पर ये देखिए, ये वही खबर आ गई जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सुधार करवाया था ना, कि इसी मैगजीन में एक बार गलत डेटा दे दिया था कि जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो हुआ उसमें रैंक 1 मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा लिख दिया था, फिर उड़ीसा लिखा था। वो गलत था, मैंने सही करवाया था। रैंक 1 मध्य प्रदेश, रैंक 2 उड़ीसा और फिर उसके बाद रैंक 3 केरला। तो वही चीज यहां पर मैगजीन में भी सुधार दी गई थी
श्रीनगर कश्मीर की कौन सी झील में, डल झील में कौन सा खेल आयोजन हुआ? खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। तो यहां पर 3 रैंक हमको देखने को मिली थी। रैंक 1 देखने को मिली थी, रैंक 2 देखने को मिली थी और रैंक 3 देखने को मिली थी। रैंक 1 में हमारा प्यारा मध्य प्रदेश था, रैंक 2 में उड़ीसा, रैंक 2 में उड़ीसा था और रैंक 3 में केरला था। लेकिन यहां पर नई बातें क्या लिखी हुई हैं, यहां पर हमारे खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं, जैसे कि डॉली बिश्नोई। डॉली बिश्नोई ये कौन से खेल से संबंधित हैं? अपने कॉपी में लिख लेना, रजिस्टर में लिख लेना, काइकिंग स्पर्धा, बस इतना। निहारिका सिंह और चंद्रकला, ठीक है, ये कौन से में जीती हैं? ये शूटिंग में जीती हैं, यहां पर दिख रहा है 500 मीटर, है ना? हाँ, महिला वर्ग में स्वर्ण पदक, ये डॉली बिश्नोई ने स्वर्ण पदक मिला है। और इसी स्पर्धा में, शूटिंग नहीं, इसी स्पर्धा में K2 500, ये K1 वही है काइकिंग स्पर्धा जो होती है, तो K1 500 में डॉली बिश्नोई को स्वर्ण और K2 500 में निहारिका सिंह और चंद्रकला को स्वर्ण हासिल हुआ है। समझ में आया? तो कौन सी स्पर्धा हुई? काइकिंग स्पर्धा में 2 कैटेगरी, K1 500, K2 500। K1 500 में गोल्ड मेडल किसे मिला? डॉली बिश्नोई। और K2 500 में निहारिका सिंह और चंद्रकला को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। ठीक है, अच्छा, उसी के बाद एक और खिलाड़ी का नाम है, मैंने इसलिए हरे कलर से इनको हाईलाइट किया है, मंजीत मैतेई और श्री आदित्य सिंह। इनको भी शानदार प्रदर्शन किया है इन्होंने काइकिंग में। मैं शूटिंग की बात कर ही क्यों रहा था भाई, वाटर फेस्टिवल है तो पानी में ही होगा, काइकिंग नाव वाला जो होता है। और पुरुष वाली कैटेगरी में जो K2 500 है, जैसे यहां पर K2 500 महिला वाला था, निहारिका सिंह और चंद्रकला को गोल्ड मेडल मिला, ऐसे ही मंजीत मैतेई और श्री आदित्य सिंह को पुरुष कैटेगरी में K2 500 में इनको भी जो है क्या मिला? गोल्ड मेडल मिल गया यहां पर। ठीक है, और फिर ऐसे ही होता है कीनो स्पर्धा हुई, एक काइनिंग होती है, एक काइकिंग होती है, कीनो होती है। कीनो स्पर्धा की C2 कैटेगरी में जो है सुधीर कुमार और प्रिंस गोस्वामी ने जो है मेडल जीता। बस ये मेरे ख्याल से ये नाम जो हरे वाले हैं इनको थोड़ा सा ना भी याद करो तो चलेगा, है ना? क्योंकि फिर कितने ही नाम आप याद रखोगे, क्योंकि ज्यादातर करंट अफेयर की मैगजीन आती है उसमें सब भर देते हैं, सारा कचरा भर देते हैं। तो अगर मैं भी यहां पर आपको हर चीज पर जोर देने के लिए कहूंगा तो वो भी गलत हो जाएगा। तो आप ये जो हरे वाले नाम हैं केवल रीडिंग लगा सकते हो, रीडिंग लगा के छोड़ सकते हो, या रजिस्टर में लिख रहे हो तो नाम वाम थोड़े से लिख लो ताकि देखने में पता चले हमको कि अगर ऑप्शन में ऐसा आया कि शूटिंग या दौड़ में, एथलीट में या पानी के किसी खेल में, तो कम से कम हमको ये पता होगा कि ये सारे हरे वाले जो नाम लिखे हैं ये सब जल खेल यानी कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हैं। श्रीनगर में डल झील में जो हुआ तो इनका पानी से संबंधित खेल ही रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की जो वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी है, इसके खिलाड़ियों ने टोटल कितने मेडल जीते? 10। और रजत पदक कितने जीते? सिल्वर जिसे हम कहते हैं। और कांस्य पदक कितने जीते? 5 कांस्य पदक जीते। यानी कि टोटल कितने मेडल्स जीते? टोटल 18 मेडल जीते। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। मध्य प्रदेश ने टोटल 18 मेडल्स जीते। मध्य प्रदेश ने टोटल 18 मेडल्स जीते। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने टोटल 18 मेडल जीते। टोटल 18 मेडल काय में जीते? खेलो इंडिया, है ना? हाँ, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स। जैसे खेलो इंडिया यूथ वाला होता है ना, तो ऐसे ही है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। ठीक है ना? श्रीनगर, डल झील बार बार देख चुके हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और केरला ये भी हमने देख लिया। इसको हम हटाते हैं और अगले फैक्ट को देखते हैं। अगला फैक्ट हमारे पास यहां पर क्या कह रहा है? अगला फैक्ट जो है खनिज नीलामी से संबंधित है। खनिज नीलामी अगर आप नहीं समझते हैं तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है मिनरल्स ऑक्शन। क्या कहते हैं? मिनरल्स ऑक्शन के नाम से इसको जाना जाता है, मिनरल्स ऑक्शन। तो मिनरल्स ऑक्शन खनिज नीलामी में
मध्य प्रदेश की रैंक 1 है, मध्य प्रदेश रैंक 1 इन इंडिया, रैंक 1 इन इंडिया। बस इतना यहां पर आपको याद करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, 2022 में और 2025 में जो माइनिंग मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, खनन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, माइनिंग मिनिस्ट्रीज की कॉन्फ्रेंस, मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें मध्य प्रदेश को 2022 और 25 में फर्स्ट और सेकंड प्राइज मिला। एक हम यहां पर ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स की पॉलिसी, अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि सिंगरौली में जो है मिले हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, है ना। तो क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी पर, क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी पर केंद्र सरकार की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केंद्र सरकार की एक क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी है, तो इस क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी को लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो भी कौन है दोस्तों, वो भी मध्य प्रदेश है, ठीक है। चल अब हम बढ़ते हैं यहां से आगे, और यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, आइए समझ लेते हैं। यहां पर दोस्तों बात हो रही है किस किस चीज की, समरदीप को स्वर्ण पदक, समरदीप को स्वर्ण पदक। दोस्तों ये जो खिलाड़ी है ना समरदीप सिंह गिल, पूरी संभावना है कि इनका जो प्रश्न है वो प्री 2026 में आएगा। मैं यहां पर लिख ही देता हूं, प्री 2026 में आने की संभावना, आने की संभावना, ठीक है। क्यों दोस्तों पता है, ये जो समरदीप सिंह गिल है ना, ये हमारी जो भोपाल की एकेडमी है उसके खिलाड़ी हैं, परंतु इनका नाम अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये पंजाब के खिलाड़ी हैं समरदीप सिंह गिल। वैसे समरदीप सिंह गिल के बारे में दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो समरदीप सिंह गिल जो हैं बहुत रिकॉर्ड बनाया, मतलब क्या साल रहा है इनका। शॉटपुट जानते हैं, गोला फेंक, शॉटपुट खिलाड़ी हैं, शॉटपुट खिलाड़ी हैं, शॉटपुट खिलाड़ी, गोला फेंक, गोला फेंक है ना, गोला फेंक ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अच्छा शॉटपुट का हिंदी नहीं लिखा है, कोई बात नहीं हम लिख देते हैं गोला फेंक, गोला फेंक, गोला फेंक खिलाड़ी, शॉटपुट, लोहे का गोला फेंकते हैं ना, तो शॉटपुट खिलाड़ी हैं। और इनके बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इनका जन्म जो हुआ था, वैसे ये इनका जो जन्म है वो गुजरात में हुआ था। शानदार खिलाड़ी हैं इसलिए बता रहा हूं इनके बारे में। इनका जन्म गुजरात में हुआ, गुजरात में हुआ, लेकिन 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 ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग मध्य प्रदेश भोपाल में हुई, लेकिन ट्रेनिंग मध्य प्रदेश भोपाल में हुई। तो ये जन्म से गुजरात के जरूर है लेकिन ये मन से मध्य प्रदेश के ही हैं। तो समरदीप सिंह गिल साहब ने 19.82 मीटर गोला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। और ये कहां, कौन सी कंपटीशन चल रहा है? ये 64वां नंबर का नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप चल रही है 2025 की। भैया पहले बात तो समझ लो, राष्ट्रीय स्तर की है। इंटर स्टेट यानी कि अलग अलग राज्य आते हैं और उसमें भी सीनियर वाली कैटेगरी और उसमें भी एथलेटिक्स जो होते हैं उनकी चैंपियनशिप चल रही है। तो समरदीप सिंह गिल किस खेल से संबंधित हैं? प्रश्न पक्का, यानी कि शॉटपुट गोला फेंक। इन्होंने कितना गोला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया है? 19.82 मीटर गोला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया है। वहीं पर पंजाब के 2 बार के ओलंपियर तजिंदर तूर, इन्होंने 19.41 गोला फेंककर सेकंड प्राइज यानी कि रजत पदक जीता। उत्तराखंड के अनिकेत ने 18.09 मीटर फेंककर ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता। लेकिन हमें जिसके बारे में ज्यादा याद रखना है वो कौन है? समरदीप सिंह गिल, 19.82 मीटर का गोला फेंका है।
उसके बाद दोस्तों यहां पर ये वाला जो सेक्शन है इसको आप हटा दें, इसको हमको नहीं पढ़ने की जरूरत है। और उसी के साथ साथ ये जो नीचे JMAA गोल्ड अवार्ड, ये यहां पर गलती से आ गया है, इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी हम यहां पर हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ये जो कहानी है उसको समझ लेते हैं हम लोग कि अगली हमारी कहानी क्या है। यहां पर दोस्तों एक अवार्ड का जिक्र हो रहा है, अवार्ड का नाम है लॉन्ग स्टैंडिंग IP ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। ठीक है, ये अवार्ड विक्रम उत्सव को मिला है। किसको मिला है? ये अवार्ड जो है विक्रम उत्सव को मिला है। हाँ, लिखा ही हुआ है, देखिए यहां पर, ये अवार्ड विक्रमोत्सव को मिला है। ये अवार्ड विक्रमोत्सव को मिला है। ठीक है, अब ये क्यों मिला है विक्रमोत्सव को ये अवार्ड? ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि लॉन्ग स्टैंडिंग। हाँ, और ये किसने दिया है अवार्ड? ईमैक्स, ये आई होना चाहिए था, आईमैक्स ग्लोबल अवार्ड 2025। ये बेसिकली जो विक्रमोत्सव का जो आयोजन होता है ना दोस्तों, विक्रमोत्सव का आयोजन उज्जैन के कला एवं संस्कृति को दर्शाता है और कितनी खूबसूरती से उज्जैन ने अपनी कला एवं संस्कृति का संरक्षण किया है, उसको प्रिजर्व किया है, उसको दर्शाता है। कौन सा महोत्सव? विक्रमोत्सव दर्शाता है। तो इसीलिए विक्रमोत्सव को 2025 का आईमैक्स ग्लोबल अवार्ड की तरफ से लॉन्ग स्टैंडिंग IP ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। बस इतना है। तो किससे? अवार्ड का नाम क्या है? आईमैक्स ग्लोबल अवार्ड 2025। इस अवार्ड फंक्शन में कौन सा अवार्ड दिया गया विक्रमोत्सव को? लॉन्ग स्टैंडिंग IP ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। और विक्रमोत्सव किस चीज को दर्शाता है? उज्जैन की कला एवं संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, बस इतना आपको इसमें पढ़ना था। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं, है ना। अगला फैक्ट दोस्तों यहां पर दिख रहा है, ये भी ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो। मध्य प्रदेश टूरिज्म को 2 श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड मिले हैं। पहले तो आप वो देख लो कि आयोजन का नाम क्या था, मैडेक्स समिट एवं अवार्ड्स। यहां पर मैडेक्स को ऐसे लिखते हैं, मैडेक्स समिट एवं अवार्ड्स 2025 में किसे जो है मिला है? 2 गोल्ड, मतलब दो कैटेगरीज में गोल्ड मेडल मिला है। मध्य प्रदेश टूरिज्म को 2 श्रेणियों में, 2 कैटेगरीज में गोल्ड मेडल मिला है। बस इतना याद रखना है, 2 श्रेणियों में, 2 कैटेगरीज में मध्य प्रदेश टूरिज्म को क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। ये हमको याद रखना है। और ये अवार्ड का नाम क्या था? अवार्ड का नाम था मैडएक्स 2025 अवार्ड। बस इतना आपको याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और स्पोर्ट्स की कहानी है, शूटिंग चैंपियनशिप में जीते पदक। अब यहां पर ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा, जब मैं आपको पदक पढ़ाऊं तो जूनियर और सीनियर कैटेगरी का ध्यान रखिएगा। पहली बात तो कौन सी चैंपियनशिप है? शूटिंग। और दोस्तों शूटिंग में भी पता है वेराइटीज होती हैं। इस पूरी खबर में मैं आपको क्या क्या वेराइटीज पढ़ाऊंगा। देखो, शूटिंग में एक आपकी वेराइटी होती है शॉर्ट गन, एक आपको वैरायटी मिलेगी इसमें पिस्टल, और एक आपको वैरायटी इसमें मिलेगी दोस्तों राइफल। ठीक है, तो तीनों कैटेगरीज में अलग अलग हमको देखना है। जैसे कि राइफल में भी हम देखेंगे, राइफल में तो ये खिलाड़ी बहुत खतरनाक, मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इनको स्वर्ण पदक मिला है। और शॉटगन में, और सॉरी इसमें पिस्टल में किसे मिला है स्वर्ण पदक? सूरज कुमार को मिला है। उसी के साथ साथ ये तो सीनियर कैटेगरी में, जैसे सूरज कुमार है, ये भी सीनियर कैटेगरी में आ गए, है ना। और यहां पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इनको राइफल में मिला है। और उसी के साथ साथ यहां पर 2 खिलाड़ियों के नाम और है, कुमारी मानसी रघुवंशी, इनको भी गोल्ड मेडल मिला है। और यहां पर एक है ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया, इनको गोल्ड मेडल नहीं मिला, इनको कौन सा मेडल मिला है? कांस्य, है ना। रघुवंशी, कुमारी मानसी रघुवंशी, इनको स्वर्ण मिला है। सूरज कुमार को भी दोस्तों यहां पर कौन सा मिला है? स्वर्ण मिला है। और ऐश्वर्य प्रताप को भी यहां पर कौन सा मेडल मिला है? स्वर्ण मेडल मिला है ना। और
कुमारी मानसी रघुवंशी और ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया, ये दोनों जूनियर कैटेगरी में है। कौन सी कैटेगरी में है? जूनियर में, ठीक है ना भैया। ये दोनों जूनियर कैटेगरी में है, ये दोनों जूनियर कैटेगरी में है, जूनियर है ना। ये दोनों कौन सी कैटेगरी में है? जूनियर कैटेगरी में, इतना याद रखा। अब सुनिए, मानसी रघुवंशी और ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया, ये दोनों कौन से खेल से संबंधित हैं? ये दोनों हैं शॉटगन। सूरज कुमार पिस्टल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह राइफल, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ हम आज के लेक्चर को विराम देते हैं। आज स्पोर्ट्स वाला मामला ऑलरेडी बहुत हो गया है, तो आपके लिए हैवी ना हो जाए, तो इसीलिए आप इतना के नोट्स बनाइए। और अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तो आज के लिए दीजिए आप सभी मुझको इजाजत, और उम्मीद करता हूं कि जितनी टफ चीजें भी हैं जो एक बार को पढ़ने में समझ में नहीं आती हैं, उनको भी मैंने बारीकी से तोड़ा है और एक एक करके आपको समझाया है। चाहे कितनी भी टफ चीज हो, किसी में भी हमने भगदड़बाजी नहीं करी कि हाँ भैया ऐसा 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 है, ऐसा ऐसा ऐसा, कहीं भी हमने ऐसा नहीं किया। प्रॉपर उसकी रीडिंग करी है, प्रॉपर उसको हमने समझा है। तो अगले लेक्चर में दोस्तों करते हैं मुलाकात और बढ़ाएंगे अपने सिलसिले को आगे। और 25 लेक्चर की सीरीज, ऐसा नहीं कि 25 पे खत्म होगी, 30 भी हो सकता है। तो एक फिक्स आंकड़ा लेके नहीं चल रहा है, आपकी सुविधा को देखते हुए हम काम करेंगे। नहीं तो ऐसा होता कि मैं एक महीने का इंतजार करता, फिर मेगा वीडियो डाल देता, फिर वो 25-30 घंटे की मतलब नहीं बनता। तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में आराम से हम पढ़ेंगे, याद भी करते हमको चलना है, ठीक है। तो दोस्तों दीजिए आप सभी मुझे इजाजत, और थैंक यू सो मच। जय हिंद।